नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। न्यूज़ 10 में डालेंगे देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर, और जिन प्रमुख खबरों पर हमारी नजर रहेगी वो है कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। साथ ही आज पंडित मदन मोहन मालवीय की भी 162वीं जयंती है, पूरा देश उन्हें भी नमन कर रहा है। बात करें अगर विदेश मंत्री की, तो डॉक्टर एस जयशंकर की आज से 5 दिवसीय रूस यात्रा शुरू हो रही है। नजर डालेंगे खेल, अंतर्राष्ट्रीय और कारोबार जगत की खबरों पर भी, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज़ 10 में हेडलाइंस के साथ। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर कर रहा है नमन। सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाने वाली जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर आज विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी आज पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के संकलन का करेंगे विमोचन। 11 खंडों की होगी प्रथम श्रृंखला। प्रधानमंत्री मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में लेंगे भाग। हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को सौंपेंगे बकाये चेक। प्रधानमंत्री खरगोन जिले में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की भी रखेंगे आधारशिला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस के 5 दिवसीय दौरे पर। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर होगी चर्चा। देश और दुनिया में क्रिसमस की धूम। वेटिकन के साथ साथ गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करती हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर आदरांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर एक वीडियो भी साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं। मां भारती के लाडले
अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। वो पल पल राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए सोचते रहे। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। इतने साल पार्लियामेंट के गलियारे में जिंदगी गुजारने के बाद भी दशकों तक सत्ता से दूर रहते हुए जन सामान्य की पवित्रता से, निष्ठा से सेवा करते रहना, सामान्य मानवी की आवाज को बुलंद करते रहना और व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, आदर्शों और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना, ये हमने अटल जी के जीवन में देखा। छोटी सी बात को भी व्यंग करना जो उनकी विशेषता है। कितना ही माहौल, हमारी पार्टी मीटिंग में कभी माहौल गरमाया भी हो तो ऐसी छोटी सी बात रख देते थे, एकदम से हल्का फुल्का वातावरण करते थे। यानी एक प्रकार से परिस्थिति को साध लिया था, अपने भीतर समाहित कर लिया था। ऐसा व्यक्तित्व लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समर्पित थे। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूँ। उधर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन किया है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूँ। अटल जी ने निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा की और भाजपा की स्थापना के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी राजनीति को नई दिशा दी। जहां एक और उन्होंने परमाणु परीक्षण और करगिल युद्ध में विश्व को उभरते भारत की शक्ति का एहसास करवाया, तो वहीं दूसरी ओर देश में सुशासन की परिकल्पना को चरितार्थ किया। उनके विराट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती पर एक्स पर अपने संदेश में कहा कि हम सबके प्रेरणा स्रोत और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की जयंती पर मैं उन्हें स्मरण और नमन करता हूं। उनके विश्व पटल पर भारत की नई पहचान बनाई और विकास और सुशासन के नए प्रतिमान गढ़े। भारत की विकास यात्रा में अविस्मरणीय योगदान के यह देश अटल जी का हमेशा ऋणी रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती पर नमन कर रहा है। अटल जी की जयंती को आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक विनम्र स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ। अटल जी राजनीति के क्षेत्र में 4 दशकों तक सक्रिय रहे। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विशाल व्यक्तित्व उम्र के नंबरों से कहीं परे और विराट है। उनका राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा का रहा। नेतृत्व क्षमता ऐसी जिसमें भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों से शुरुआत कर केंद्रीय सत्ता हासिल की। साल 1984 में भाजपा को लोकसभा में 2 सीट ही हासिल हुई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर सीट से खुद चुनाव हार गए थे। लेकिन साल 1999 में वाजपेयी के ही नेतृत्व में देश में एक गठबंधन सरकार बनी। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनकी सहज स्वीकार्यता इतनी थी कि विपक्षी भी उनके मुरीद थे। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह दिल जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर धमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने संसद के लिए पहली बार साल 1952 में चुनाव लड़ा और 2004 में आखिरी बार। अटल बिहारी वाजपेयी साल 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित होकर संसद पहुंचे थे, जिसके बाद वे 5वीं, 6ठी और 7वीं लोकसभा, फिर उसके बाद 10वीं, 11वीं और 12वीं और उसके बाद 13वीं लोकसभा में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके अलावा 1962,
और 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। संसदीय जीवन से अलग वाजपेयी का राजनीतिक जीवन जनसंघ के जमाने से रहा। उसके बाद साल 1977 से 1980 तक वे जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में रहे। उस वक्त जनसंघ का जनता पार्टी में ही विलय हो गया था। मोरारजी देसाई की सरकार में उन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक विदेश मंत्री का पदभार भी संभाला, जिसके बाद जनता पार्टी में टूट हुई और 6 अप्रैल 1980 में भाजपा का गठन हुआ। वाजपेयी जी साल 1986 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 90 के दशक में राजनीति पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती रही। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद साल 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनकी सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी और 13 दिन में ही गिर गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद साल 1998 में उन्होंने एक बार फिर सरकार का गठन किया, लेकिन आपसी खींचातान और गठबंधन की राजनीति की उठापटक में ये सरकार 13 महीने का कार्यकाल ही पूरा कर सकी और 17 अप्रैल 1999 को सिर्फ 1 वोट से वाजपेयी की सरकार विश्वास मत हासिल करने से चूक गई। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट मिले, जबकि विपक्ष में 270। साल 1999 सितंबर-अक्टूबर में मध्यावधि चुनाव हुए और तीसरी बार वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उन्होंने इस बार साल 2004 तक का न सिर्फ कार्यकाल पूरा किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने दिखा दिया कि जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच लोकतंत्र की मर्यादाएं और नैतिकता को बनाए रखा जा सकता है। उनके कार्यकाल में भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा था। तब उन्होंने सड़क, संपर्क, संचार और सुरक्षा को लेकर देश को एक नया लक्ष्य, नया संकल्प दिया। 13 महीने की सरकार के दौरान उन्होंने साहसिक फैसले किए और पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। इसके अलावा इंफ्रा विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संचार में नई टेलीकॉम नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही हुई, जिसका लाभ देश को आज बखूबी मिल रहा है। साल 2009 में वे एक गंभीर बीमारी का शिकार हुए, लेकिन तब तक वे एक ऐसे वटवृक्ष बन चुके थे जहां कई धाराएं आकर एक होती थी। राजनीतिक सामाजिक जीवन में कमाए गए उच्च सम्मान की बदौलत ही साल 2015 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। उस वक्त तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर पहुंचे और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। अटल जी का आकर्षक व्यक्तित्व और विशिष्ट स्पष्टवादिता भारतीय लोकतंत्र को हमेशा ही सुशोभित करती रहेगी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य जनों को संबोधित भी करेंगे। अमृतकाल में प्रधानमंत्री का यह दृष्टिकोण रहा है कि राष्ट्र की सेवा में अमूल्य योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान दिया जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं का विमोचन इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।
अंग्रेजी और हिंदी द्विभाषी रचनाएं 11 खंडों में लगभग 4000 पृष्ठों में हैं, जो देश के हर कोने से एकत्र किए गए पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों का संग्रह है। इन पुस्तकों का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर नमन किया है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, एक व्यक्ति अपना जीवन राष्ट्र, संस्कृति और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए कैसे समर्पित कर सकता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। मालवीय जी मानते थे कि युवाओं में राष्ट्रीयता के संस्कारों को सींच कर ही एक सबल राष्ट्र का निर्माण संभव है। देश की स्वतंत्रता और सशक्त शिक्षा व्यवस्था में उनके योगदान के कारण उन्हें महामना की उपाधि दी गई। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। महामना की जीवनी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। आज स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे। उनके योगदान के चलते महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों और आर्थिक व सामाजिक विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। वो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों के ही अनुयायी थे। इसी वजह से उन्हें आजादी की लड़ाई के दौरान उदारवादी और राष्ट्रवादी दोनों विचारधाराओं का नेता माना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया। इन आंदोलनों में उनकी इसी सक्रियता की वजह से वो गिरफ्तार भी हुए। उन्हें 1909, 1918, 1932 और 1933 में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। पंडित मदन मोहन मालवीय एक सफल समाज सुधारक और नीति निर्माता थे। उनको गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए भी याद किया जाता है। हरिद्वार के भीमगोड़ा में गंगा के प्रवाह को प्रभावित करने वाली ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते उन्होंने 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। उन्होंने 1909 से 1920 के बीच 11 वर्ष तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने मुंडकोपनिषद के महावाक्य सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया। अब ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। उनके प्रयासों के चलते ही देवनागरी लिपि को ब्रिटिश भारतीय अदालतों में पेश किया गया। मदन मोहन मालवीय एक प्रख्यात वकील भी थे। उन्होंने चौरी चौरा कांड में 170 भारतीयों को हुई फांसी की सजा के मामले में 151 लोगों को फांसी के फंदे से छुड़ा लिया था। उन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक पत्रकार के रूप में वो हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन जैसे समाचार पत्रों के संपादक रहे। उन्होंने अभ्युदय, मर्यादा और लीडर जैसी पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत भी की। 12 नवंबर 1946 को 84 वर्ष की आयु में पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन हो गया। 2014 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2016 में भारतीय रेलवे ने पंडित मदन मोहन मालवीय के सम्मान में वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में भाग लेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुकुमचंद मिल इंदौर के श्रमिकों के बकाये से संबंधित लगभग 224 करोड़ रुपए का चेक हुकुमचंद मिल के आधिकारिक परिसमापक और श्रमिक संघ के प्रमुखों को सौंपेंगे। यह कार्यक्रम हुकुमचंद मिल श्रमिकों की लंबित मांगों के समाधान का प्रतीक होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंदौर नगर निगम द्वारा खरगोन जिले के ग्राम सम्राज और आशुखेड़ी में स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे।
308 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से इंदौर नगर निगम को बिजली बिल में प्रति महीना लगभग 4 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। सोलर प्लांट के निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि के लिए इंदौर नगर निगम ने 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया। इस अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है कि क्योंकि 29 राज्यों के लोगों ने लगभग 720 करोड़ रुपए के मूल्य के साथ उनकी सदस्यता ली, जो जारी किए गए प्रारंभिक मूल्य का लगभग 3 गुना था। मध्य प्रदेश में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। आज दोपहर 3:30 बजे नए मंत्रियों का ऐलान हो जाएगा। मंत्रिमंडल में 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। गौरतलब है कि रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली में मौजूद थे और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार जयशंकर मॉस्को के अलावा सेंट पीटर्सबर्ग भी जाएंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री आर्थिक संबंधों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मंतुरोव से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वह अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में हाल ही के आतंकी हमलों के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का आज जम्मू का दौरा करने की संभावना है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख के साथ एक उच्च स्तरीय दल भी होगा। सूत्रों का कहना है कि सेना प्रमुख के जम्मू दौरे के दौरान हाल ही में हुए आतंकी हमले में बलिदानी हुए जवानों और क्षेत्र में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा करने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि सेना प्रमुख का दौरा काफी महत्व रखता है और आने वाले समय में सीमा पर सुरक्षा तंत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बदलते मौसम की बात करते हैं। देश के कई इलाकों में कोहरा दिखने को मिल रहा है। श्रीनगर, हरियाणा के अंबाला, मध्य प्रदेश, पंजाब और मेरठ सहित देश की राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में हल्के कोहरे के कारण थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं दिल्ली और श्रीनगर में कोहरा छाए रहने के बाद विजिबिलिटी कम हो गई है। गौरतलब है कि दिल्ली में तापमान में गिरावट के बाद घना कोहरा देखने को मिला है। और अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को शपथ दिलाई। जल शक्ति मंत्री ने जिले में चल रहे ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किए। बलरामपुर जनपद के विकास खंड गैनसिटी के ग्राम सभा बिलोहा बनकसिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने मौजूद बच्चों को अन्न प्राशन भी कराया। जल शक्ति मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता के बीच में होना चाहिए और जनता को मिलना चाहिए। जो केंद्र राज्य सरकार की योजना चलती है उसका लाभ गांव ले, अब उनके दरवाजे हम जाकर उन प्रचार प्रसार भी, और सभी अधिकारी मजबूत रहते हैं। हेल्थ कैंप से लेकर सभी कैंप भी लगते हैं और जिसका सुविधा गाँव लो, और दवा भी जन औषधि केंद्र और ये सबों के माध्यम से वहाँ पर जो 100 रुपये की दवा है वो 10-10 और 20-20 रुपये की दवा मिलती है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री ने MLK कॉलेज में ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हमारे खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं।
सभी को ये है कि हॉकी की तरफ थोड़ा जाएं, नौकरी ज़्यादा है, अच्छा अपनी जो जितनी टीमें आई हैं डिपार्टमेंट की टीमें देखिए, उनको देख के सीखें, अच्छे डिपार्टमेंट में जाए, भारत की तरफ से खेलें, अपने देश का प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं तो यही कहूँगा जितने छोटे बच्चे हैं खेल रहे हैं और ज़ोर से खेलें और अपना पूरा दम लगा के खेलें, एक यही उम्मीद के साथ कि हमें भारत की तरफ से कुछ ना कुछ करना है। हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में आईटीबीपी जालंधर द्वारा हॉकी अमरावती महाराष्ट्र को हराकर फाइनल मैच जीतने पर विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुजरात के महिसागर जिले के हाथीवन ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। साथ ही साथ यहां कई नए लाभुकों को विभिन्न योजनाओं पर निबंधन भी दिया गया। पुराने लाभुकों को योजनाओं में आए बदलाव की कहानी भी बताई गई और उन्होंने अपनी कहानी हम सबसे साझा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गुजरात के महिसागर जिले में केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लाभ के बारे में बताया जा रहा है। गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जिले के 6 तालुकाओं में गांव-गांव घूम रही संकल्प यात्रा का रथ लूनावाड़ा तालुका के हाथीवन ग्राम पंचायत पहुंचा। इस रथ का जनता ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों के मौजूदगी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के महत्व को समझाया गया। ग्रामीणों से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस दौरान विद्यालय के मेधावी बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को उनके घर तक पहुंचाया गया। रथ यात्रा पोरबंदर जिले के गांव-गांव में मोदी सरकार का विकसित भारत गारंटी यात्रा का रथ घूम रहा है। लगभग 27,000 आयुष्मान कार्ड लाभार्थी, उज्ज्वला योजना में 800 माता बहनें इसका लाभ ले रही हैं। हमारी पूरी टीम ने भागीरथी प्रयास किया है, सभी को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। पूरे गुजरात में 24 जनवरी से ये रथ लगातार घूम रहा है और इस रथ के कारण घर घर में मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। जो टीम सभी लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी बताई और बाकी लोगों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूली छात्रा ने प्राकृतिक खेती के जरिए पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखे। ग्रामीणों ने देश में हो रहे विकास से संबंधित फिल्म देखी और 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। मुझे पोषण स्कीम के पैकेट मिले हैं। हर महीने 4 पैकेट मुझे मिलते हैं। मोदी सरकार के आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मुझे मिला। मेरा ऑपरेशन हुआ। मोदी सरकार का धन्यवाद। मैं पहले गाँव में चूल्हे पर रोटी बनाती थी, लेकिन मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत मुझे फ्री में गैस सिलेंडर मिला। अब मैं गैस पर खाना बनाती हूँ, जिससे समय भी बचता है और मैं इसके लिए मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी दीदी ने स्टॉल के जरिए लोगों को पौष्टिक आहार के महत्व को समझाया। इस मौके पर लगे स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों ने अपनी जांच करवाई। साथ ही किसानों को कृषि में ड्रोन के माध्यम से दवा के छिड़काव की जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में भी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। इस अवसर पर लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित तमाम योजना के प्रमाण पत्र का वितरण दिया गया। और इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश वाहन गांव-गांव जाकर देश की सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है और मौके पर उन्हें लाभ देकर उनके हक को दिलाने का काम कर रहा है। मंच के सम्मुख बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने बहुत सारी योजनाओं का आपकी उपस्थिति में लाभ लिया है, प्रमाण पत्र लिए हैं। लोग, जनता, आम जन इस यात्रा के साथ जुड़कर भारत को विकसित बनाने में अपना सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के ग्रामीण क्षेत्र जोल और बाराकोट पहुंचने पर शिविर आयोजित किए गए। यात्रा के दौरान जहां ग्रामीणों को विभिन्न विभागीय स्टॉलों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं पात्र अभ्यर्थियों को योजनाओं का लाभ देने के लिए उनके आवेदन मौके पर ही जमा किए गए। बाराकोट यूथ क्लब मैदान में आयोजित शिविर में पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य
अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आज हमारे विकासखंड बाराकोट में विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि ये यात्रा पूरे देश में चल रही है और लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए, जो आपने सुने। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के लोवाडी पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इनके स्वागत में जुटे। इस दौरान लाभार्थियों के एक बेड़े समूह ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ भी उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के लोवाडी पहुंचते ही वहां स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने एलईडी के बड़े स्क्रीन पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी ली और उसके लाभ को जाना। और तो और ऑन स्पॉट वंचित वर्ग के लोगों ने फॉर्म भरा और हाथों हाथ कई योजनाओं को अपने नाम किया। स्थानीय गृहिणी नेहा देवी, आशा देवी और चंपा देवी को तत्काल उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया। इन महिलाओं ने बताया कि कई केंद्रीय योजनाओं का लाभ वो पहले से उठा रही हैं। मुफ्त रसोई गैस मिल जाने से इनके चेहरे खिले हुए थे। दिक्कत आती थी गैस नहीं होने के कारण, अभी गैस मिल रहा है। मिल जाने के कारण मुझे बहुत ही सुविधा हो रही है। अनाज वाला मिला हुआ है और आयुष्मान भारत वाला मिला है। गैस सिलेंडर योजना और ये नहीं मिला हुआ है। हम लोग को अनाज तो मिल रहा था उस समय, क्या बोलते हैं, कोरोना का समय में। उससे हम लोग को वैक्सीन सब मिला है। गैस मिलने जाएगा, उससे हमको सुविधा होगा कि हम लोग जल्दी खाना पका पाए। स्थानीय महिला अरशरी खातून ने बताया कि हाल ही में उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना मुफ्त सर्जरी करवाया है, जो काफी खर्चीला हो सकता था। उन्होंने कहा कि उन्हें वृद्धा पेंशन तो मिल ही रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वो लंबे समय से मुफ्त अनाज भी पा रही हैं। मतलब कि पेंशन भी मिलता है, ये सब सुविधा है। कार्ड से भी मतलब कि हमको फायदा है, उससे भी हम काम लिए, मतलब कि ऑपरेशन हुआ है अभी तो मतलब कि उससे ही हम करवाएं। इसी तरह यहाँ जुटे कई अन्य लाभार्थियों ने भी खुले मन से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित के कार्यक्रमों की प्रशंसा की और बताया कि कैसे इन योजनाओं की मदद से उनका जीवन आसान हो गया है। पैन कार्ड मिला है, जिससे 5 लाख तक का फ्री इलाज हो सकता है। किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। शौचालय होने से काफ़ी सुविधा हुई है। आयुष्मान भारत मेरा बहन का है, उसमें मेरा परिवार, मेरा बहन वाइफ का इलाज होता है। कोयला में बनाते थे तो काला हो जाता था बर्तन, अब नहीं होता है। अपने घर के नजदीक और बड़े सरल तरीके से केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलने की खुशी लाभुकों के चेहरे पर साफ दिख रही थी, जिसके बाद लाभार्थियों ने स्वेच्छा से केंद्र सरकार को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इस यात्रा का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को मिल सके, इसके वास्ते स्थानीय सांसद संजय सेठ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा काशी तमिल संगमम में काशी और तमिल संस्कृति, तमिल स्वतंत्रता आंदोलन विषयक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें काशी और तमिलनाडु के भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्वों की जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। वहीं सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो के द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की कथाएं और पौराणिक कहानियां दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण और उत्तर के बीच संबंधों को मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को समृद्धि में लाने और दोनों प्रदेशों की संस्कृति के संगम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काशी तमिल संगमम की शुरुआत की है। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं केंद्रीय कक्ष संविधान सदन के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैल चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तमाम अतिथिगण, तमाम मंत्रीगण, तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं और उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तमाम केंद्रीय मंत्री,
25 दिसंबर 1861 को पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा का उत्थान, भारत माता की सेवा में पूरा जीवन समर्पित करने वाले मालवीय जी ने राष्ट्र की सेवा के साथ ही नव युवकों के चरित्र निर्माण के लिए भी भारतीय संस्कृति की जीवंतता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनका मानना था संसार के जो राष्ट्र उन्नति के शिखर पर हैं, उनमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो आज फ्लोरल ट्रिब्यूट। तो आप देख रहे थे संविधान सदन से ये सीधा प्रसारण, जहां केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों और केंद्रीय मंत्रियों, साथ ही भाजपा के दोनों सदनों के सांसदों और विपक्ष के नेताओं ने पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर चूंकि आज दो महापुरुषों की जन्म जयंती है, एक शुभ अवसर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी और इसके साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तस्वीरों में आपसे देख सकते हैं। आज का दिन चूंकि खास इसलिए क्योंकि दो महापुरुषों का जन्म, और जो महापुरुष हैं उनके जो आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं, वो हमारे देश की उन्नति में, देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इसलिए ज़रूरी है इनके आदर्शों को आत्मसात करना, इनके आदर्शों को अपनाना, इनके आदर्शों को से प्रेरणा लेते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम गणमान्य लोग जो कि इस वक्त संविधान सभा के केंद्रीय कक्ष में मौजूद हैं। तो आप देख रहे थे संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष से सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो विख्यात विभूतियों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जन्म जयंती के अवसर पर केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपने देखा कि सुबह अटल जी के स्मारक पर भी उन्होंने सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित करी और तमाम गणमान्य व्यक्ति जो थे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में मौजूद थे। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम स्थल पर तमिलनाडु और काशी की कला, संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य विशेष उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए गए हैं। तमिलनाडु और काशी की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं काशी तमिल संगमम का आयोजन तो लोकप्रिय हो ही रहा है। यहाँ का चौथा समूह गोदावरी काशी के विभिन्न घाटों का दौरा कर रहे हैं। वे काशी की संस्कृति को जानने के साथ साथ ही प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर काफी उत्साहित दिखे। कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर लोगों ने भी काफी उत्साह जताया और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। चौथा समूह पहुंच चुका है, बाबा के दर्शन कर चुका है और अब शंकराचार्य चौक में है। इस समूह का नाम सरस्वती है और कारण स्पिरिचुअल ग्रुप है। यह सरस्वती माँ के नाम पर इस समूह का नाम है। चूँकि आध्यात्मिक चेतना को लेकर यह लोग आए हैं। आपका परिचय देते हुए आप बताइएगा कि आपका क्या अनुभव रहा जो आपने अभी तक किया। बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी तक ऐसा आया नहीं है। वीवीआईपी दर्शन में आया था। वो बोला था वो मोदी जी एंड आदित्यनाथ जी आएगा, वो रास्ता में आया था। बहुत आप क्या कहेंगी मैम जो आपने? हमें मद्रास से आ गया था, मदुरई था वो। इधर तो बहुत अच्छा लगता था। मैं पहले बार तो बहुत दिन आ चुका इधर, इतना अच्छा नहीं था। ये वीआईपी में तो आ गया तो बहुत खुशी होगा था, बहुत अच्छा था। वो मोदी जी की तो बहुत थैंक्स करना है। वो ऐसे कलाचारम तो मोदी जी आगे तो वो अच्छा किया। ये मैं पहले आने पे इतना अच्छा नहीं है मंदिर, बहुत ही था। मोदी जी आने की बात तो बहुत सुंदर हो गया था। मैं खुशी से वो
कहीं भी सोचना तो वो आ जाता है। मैंने इधर ये आई हैं इस ग्रुप में सरस्वती में, और इनका कहना है कि इसके पहले भी ये आ चुकी हैं, लेकिन मोदी जी ने जब इसको बनवा दिया, इसके पहले इतना सुंदर नहीं था जितना सुंदर यह दिख रहा है। अब हम 4 साल 5 साल पहले सब आए थे, पर इतना सुंदर नहीं है। अभी देखने से बहुत खुशी लगता है, दर्शन भी बहुत बढ़िया है। बस हमको आज देखने से बहुत सुंदर है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस अनुभव के बारे में? जी, ये तो बहुत अभी तक ये 70 साल तक ऐसा वाला हमको नहीं मिला। ये तो बहुत अच्छा मौका है। तमिलनाडु और काशी संगमम है। ये तो इतना दूर तक आया था। ये भगवान का दर्शन करने के बाद कुछ मुश्किल नहीं दिखता है। ये जन्म का परिशुद्ध हो गया। हम ये दिखता हूँ, ये इस थोड़ी से हुआ था। जय भारत। ये बार बार प्रधानमंत्री को, यहाँ के सांसद को धन्यवाद कर रहे हैं कि इस भव्य जो काशी विश्वनाथ धाम बन गया है, इस भव्यता को देखते हुए इस काशी विश्वनाथ धाम के इस शंकराचार्य चौक में इन लोगों का कहना है कि इतना भव्य दर्शन भी मिला इनको, इतनी बढ़िया तरीके से यात्रा की कि बार बार धन्यवाद कर रहे हैं IRCTC का, प्रधानमंत्री मोदी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। काशी तमिल संगमम में हमारा संकल्प विकसित भारत, काशी एवं तमिल संस्कृति, तमिल स्वतंत्रता आंदोलन विषयक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें काशी और तमिलनाडु के भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्वों की जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में तमिलनाडु और काशी के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के चर्चित और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के जीवन के बारे में दिखाया गया है। उनकी योगदान की गाथा चित्रों और शब्दों में प्रदर्शित की गई है। आइए आपको दिखाते हैं। चित्र प्रदर्शनी है, इसको लगाया है सूचना प्रसारण विभाग के CBC ने, और इसमें ढेर सारे चित्र लगे हुए हैं जिनमें भारत सरकार क्या काम कर रही है वो तो है ही, हमारे जो पुराने पुरोधा रहे हैं उनकी भी चित्र प्रदर्शनी में चित्र लगे हुए हैं। हमारे साथ एक काशी के प्रबुद्ध नागरिक हैं। प्रदर्शनी देख करके ये समझ में आया कि ये चीज़ जो है आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छा चीज़ बताई जा सकती है। प्रदर्शनी में वाकई जो चीज़ भी देखी गई सब लाजवाब है, देख के तबीयत खुश हुई। जो कोशिश है, जो प्रयास है वो ज़बरदस्त है। आपने ये प्रदर्शनी देखी, क्या अच्छा लगा आपको? देखिए, ये जो है काशी और तमिलनाडु का जो संगम है, वहाँ की संस्कृतियों का, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में, जो हमारा देश है, ये बहुत सी संस्कृतियों का और भाषाओं का संगम है ये हमारा देश। आप क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल एस्टैब्लिश्ड वे में प्रदर्शित किया गया है। इससे एक साथ एक जगह पर हम लोग साथ साथ अपने बच्चों को भी इन सारी चीज़ों को शो करके दिखा सकते हैं कि क्या क्या समागम में है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ये प्रदर्शनी की गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे आके। काफ़ी नॉलेजेबल है, एक साथ सम अप करके काफ़ी कुछ बच्चों को भी सिखाया और बताया जा सकता है। ये 2 बच्चियाँ और हैं, इस प्रदर्शनी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? देखा आपने जो ये सब कुछ बहुत अच्छा है कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब जिनका बहुत योगदान रहा है हमारे देश के स्वतंत्रता में, और ये सभी लोग काशी के हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और इन्होंने बहुत मान काम किया था अपने देश में, और अब इसको जनता के सामने लगाना, इनके जीवन के बारे में बताना, ये बहुत बड़ी बात है। हम प्रधानमंत्री जी को इसके लिए शुक्रिया भी कहना चाहेंगे। उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो इवन पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। कैसे तमिलनाडु के भी विषय में उन्होंने इतनी बड़ी बात करी है। सबके जो मैसेज है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो इन बच्चियों के माध्यम से
उन बुजुर्ग के माध्यम से काशी तमिल संगमम का जो स्वरूप है वो दिखाई दे रहा है गंगा के किनारे इस नमो घाट पर, कि किस तरह से काशी के लोग तमिलनाडु के जो महापुरुष रहे, भारत रत्न रहे, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और साथ ही सबसे अच्छी जो इसमें बात है इस प्रदर्शनी की, कि हिंदी में भी जहां इन महापुरुषों के बारे में वर्णन किया गया है, वहीं तमिलनाडु की जो भाषा है तमिल, उसमें भी वर्णन किया गया है। तो कोई हिंदी भाषी भी इसको जान सकता है, तमिल भाषी भी जान सकता है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय खेल, व्यापार और फिल्म जगत से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। NPS में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके NPS की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कारोबार से जुड़ी खबरों पर। आत्मनिर्भरता की ओर देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रक्षा, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें देश ने पिछले 9 साल में काफी हद तक आत्मनिर्भरता हासिल की है। विश्व इस्पात संघ यानी कि वर्ल्ड स्टील के मुताबिक भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन इस साल नवंबर में 11.4% की बढ़ोतरी के साथ 1.17 करोड़ टन रहा है। वर्ल्ड स्टील की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से नवंबर तक देश का इस्पात उत्पादन 12.1% सालाना वृद्धि के साथ 12.82 करोड़ टन रहा है। वर्ल्ड स्टील ने कहा है कि नवंबर में वैश्विक इस्पात उत्पादन 14.55 करोड़ टन था, जो पिछले साल के समान महीने से 3.3% अधिक है। जनवरी से नवंबर तक वैश्विक उत्पादन सिर्फ 0.5% बढ़कर 171.51 करोड़ टन हो गया है। चीन की बात करें तो चीनी उत्पादन में 7.61 करोड़ टन हुआ है और साथ ही जो पिछले साल की समान अवधि से 0.4% ज्यादा है। उसने जनवरी से नवंबर तक 95.21 करोड़ टन इस्पात उत्पादन किया, जो एक साल पहले की समान अवधि से 1.5% अधिक है। जापान का इस्पात उत्पादन नवंबर में 0.9% गिरकर 71 लाख टन रहा। वहीं इस दौरान जनवरी से नवंबर तक कुल उत्पादन 2.8% गिरकर 8 करोड़ टन रह गया। अमेरिका में नवंबर में 66 लाख टन इस्पात उत्पादन हुआ, जबकि जनवरी से नवंबर तक 7.39 करोड़ टन उत्पादन हुआ। रूस में इस्पात उत्पादन नवंबर में 64 लाख टन, जबकि 2023 के पहले 11 महीनों में 7.02 करोड़ टन रहा।
भारत की लचीली आर्थिक वृद्धि से कॉरपोरेट जगत से आने वाली मांग बढ़ेगी। क्रेडिट रेटिंग फर्म फिच रेटिंग्स ने अनुमान जताया है। फिच ने अपनी ताज़ा शोध रिपोर्ट इंडिया कॉरपोरेट क्षेत्र का रुझान 2024 में कहा है कि यह 2023 में कॉरपोरेट क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन की अगली कड़ी है और इससे प्रमुख विदेशी बाजारों में धीमी वृद्धि से आने वाले कमजोरी की भरपाई हो सकेगी। फिच ने कहा है कि बढ़ती मांग और लागत दबाव कम होने से अगले वित्त वर्ष में कंपनियों के मार्जिन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग के साथ उम्मीद है कि भारत वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान 6.5% की जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चुनौतीपूर्ण वैश्विक पृष्ठभूमि और हालिया मौद्रिक सख्ती के बावजूद ऐसा करने की स्थिति में होगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। हमास द्वारा बंधक बनाए गए 5 इजरायली लोगों के शव उत्तरी गजा पट्टी में स्थित एक सुरंग से बरामद कर लिए गए हैं। इजरायल की सेना ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि इनकी मौत कैसे हुई है। सेना के मुख्य प्रवक्ता का कहना है कि शवों की बरामदगी पोस्टमार्टम किया गया है। फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ये 3 सैनिक और 2 नागरिक उन 240 लोगों में शामिल थे जिन्हें 7 अक्टूबर को सीमा पार से हुई हिंसा के दौरान हमास के बंदूकधारियों ने बंधक बना लिया था। सेना ने इस महीने की शुरुआत में उनके शवों को वापस लाने की घोषणा की थी। हमास ने पिछले सप्ताह एक वीडियो प्रकाशित किया था जिसमें 3 बंधकों को जीवित दिखाया गया था। आज 25 दिसंबर है और आज क्रिसमस का त्यौहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। क्रिसमस के पर्व पर प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन प्रेम और सद्भाव के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, लेकिन समय के साथ इसे हर धर्म और वर्ग के लोग धूमधाम से मनाने लगे हैं। इस दिन लोग केक काटकर क्रिसमस का आनंद उठाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। इस पर्व में केक और गिफ्ट के अलावा एक और चीज़ का विशेष महत्व होता है और वो है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है और लाइटों से जगमगाया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। खुशी का यह त्यौहार सद्भाव, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाता है। आइए हम ईसा मसीह की शिक्षाओं को याद करें और सभी की भलाई और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर कहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के प्रति क्रिसमस के शुभ अवसर पर सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यीशु मसीह का जीवन करुणा, क्षमा, प्रेम और सहानुभूति के शाश्वत मूल्यों को दर्शाता है। हम इन शाश्वत गुणों को हमेशा याद रखें जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं और हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं। इस दिन की खुशी हमारे भीतर गूंजती रहे, शांति, सद्भाव और खुशी को बढ़ावा दे। सभी को हार्दिक खुशी और सद्भावना से भरे क्रिसमस के पर्व की शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्रिसमस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। ये त्योहार मौसम सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि लाए। आइए क्रिसमस जिस सद्भाव और करुणा की भावना का प्रतीक है, उसका जश्न मनाएं और एक ऐसी दुनिया के लिए काम करें जहां हर कोई खुश और स्वस्थ हो। हम प्रभु ईसा मसीह की महान शिक्षाओं को भी याद करते हैं। और आइए अब आपकी सेहत की बात करते हैं। जो लोग ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं या जिन्हें दफ्तर में घंटों तक बैठने पर काम करना पड़ता है, उनमें वजन बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है और साथ ही मोटापे, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इससे जोड़ों पर भी प्रभाव होता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि ज़्यादा बैठने के दुष्प्रभाव क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और अधिक जानकारी लीजिए। फिलहाल न्यूज़ एट 10 की टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। आजकल अधिकतर ऑफिस में काम लैपटॉप और कंप्यूटर पर ही होता है। यही वजह है कि लोग कई घंटों तक लगातार एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं। साथ ही बैठने का तरीका भी ठीक नहीं होता, जो समस्या का कारण बन सकता है। कई घंटों तक लगातार बैठ के काम करना न सिर्फ सक्रियता में कमी का कारण बनता है, बल्कि कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार है। अगर हम अपना पोस्चर यानी कि बैठने का ढंग, लेटने का ढंग, खड़े होने का ढंग, काम करने का ढंग ठीक ना रखें तो उससे भी कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं हमारे स्वास्थ्य पे। कमर का दर्द हो सकता है, कुछ जोड़ों में उम्र के बदलाव जल्दी हो सकते हैं, पोस्चर भी खराब हो सकता है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। अधिक देर तक बैठे रहने के कई प्रभाव हो सकते हैं। व्यक्ति को पूरा दिन थकान महसूस होती है, वजन बढ़ने लगता है, पोस्चर इम्बैलेंस यानी पोस्चर का बिगड़ जाना, जीवन की अवधि कम होना, स्फूर्ति में कमी, सुस्ती बने रहना और पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाना, ये सभी देर तक बैठे रहने के परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा गर्दन दर्द और पीठ दर्द जैसी समस्याएं अक्सर परेशान करती हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि इसका कारण अधिक देर और लंबे समय तक बैठे रहना हो सकता है। अगर हमारे व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें लंबा बैठना पड़ता है तो हमें जीवन शैली में कुछ बदलाव रखने पड़ते हैं, यानी कि जीवन शैली अच्छी रखनी चाहिए। तो इसमें हमें कुछ जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि सैर, स्पोर्ट्स, एरोबिक्स, स्विमिंग, डांस, जॉग, रन, कोई भी एक ऐसी हॉबी रखनी चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ना खाली कमर की पर जोड़ों की करें तो उससे भी फायदा होता है। अर्गोनॉमिक्स वर्क के ठीक होने चाहिए, यानी कि कुर्सी अच्छी हो, टेबल अच्छी हो और उस पर कंप्यूटर की सेटिंग ठीक हो। कुर्सी अगर देखें तो सीट और बैकरेस्ट का एंगल फिक्स्ड हो, पूरा बैकरेस्ट हो, ऊपर तक आता हो और इस पे कैसे बैठते हैं वो भी जरूरी है। पूरा पीछे तक जाकर बैठें, स्लाउच ना करें। लंबा बैठते हैं तो हर 40-50 मिनट में अपना पोस्चर बदलते रहें। अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मॉनिटर आई लेवल पे होना चाहिए, कीबोर्ड टेबल के नीचे अटैचमेंट पे होना चाहिए और अपने हैंड्स को, अपने हाथों को आर्मरेस्ट पे रखा होना चाहिए ताकि कमर पे या गर्दन पे ज़्यादा तनाव ना आए। जहाँ तक हो सके अधिक देर तक लगातार न बैठें और अपनी शारीरिक गतिविधियाँ बनाए रखें। ऐसा करना आपकी सेहत को ठीक रखने और समस्याओं से बचाव में काफी प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अगर